हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपका जो है हिंदी का पेपर था। एसटी एसयू के जो स्टूडेंट हैं, आज उनका हिंदी का फर्स्ट पेपर था और पेपर बहुत अच्छा आया। मैंने देखा, पेपर को मैंने सॉल्व भी कर रखा है, लेकिन पेपर कल अपलोड करूँगी, जिससे कि आप कल दोनों ही पेपर सॉल्व कर सकें। आज इसलिए अपलोड नहीं करूँगी क्योंकि कल आपका सेकंड पेपर है। अगर आज अपलोड करते हैं तो उससे क्या होगा, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और लगेगा कि हमें ये वाला पेपर देखना चाहिए, तो आप सेकंड पेपर की तैयारी फिर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर कल दोनों ही एक साथ हम सॉल्व करेंगे। आज सेकंड पेपर की अच्छे से तैयारी कर लीजिए और जो आपका फर्स्ट पेपर आया था, सब पूरे ही क्वेश्चंस की तैयारी आपको हिंदी मिरर की तरफ से कराई गई थी। जिन बच्चों ने वीडियो को अच्छे से देखा होगा और अच्छे से समझा होगा वीडियो में, तो उनका पेपर 100% में से 90%, मैंने कहा था ना 99 में लेकर चलिए, तो 99 में जो प्रश्न बताए थे वो आए हैं ज़रूर। तो मुझे लगता है जिन्होंने अच्छे से वीडियो देखी है और अच्छे से क्वेश्चंस को सुना है और अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो उनके 90 क्वेश्चंस, वैसे तो 100 ही जाने चाहिए सही, क्योंकि पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा था जो आपको वीडियो में नहीं कराया गया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। ठीक है, वो निबंध से संबंधित जो आया था। बाकी क्वेश्चंस मैंने आपको सारी वीडियो में करा रखे थे, तो इसका मतलब आपके 98 नंबर तो आने चाहिए हिंदी में। चलिए, आज सेकंड पेपर की तैयारी शुरू कीजिए। जितनी भी वीडियो हैं देख डाली, सारी वीडियो देखिए, अच्छे से आराम से समझिए। जब मैं चीज़ों को समझाती हूँ तो उनको समझिए साथ में। एमसीक्यू तो आप कर ही रहे हो, क्वेश्चन का आंसर सीधे सीधे आप कर ही रहे हो, सीधा सीधा आंसर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये चीज़ें आप बुक से भी पढ़ सकते हो, सीधे सीधा आप बुक्स में भी पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको मैं चीज़ों को समझाती हूँ कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। जब कल पेपर सोल्व करेंगे तो थोड़ा आपको कन्फ्यूजन जो आपके दूर हो जाएंगे कि हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। चलिए, प्रश्न का देख लेते हैं। प्रश्न आपका पहला है, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के जो है सर्वाधिक निकट मानी गई है वर्तमान में? जो आजकल हमारी वर्तमान भाषा चल रही है, इस तरह का क्वेश्चन आपका आज बना भी था कि वर्तमान में जो मीडिया का जो भाषा का रूप है वह क्या लिया गया है, तो वह मानी गई थी अमीर खुसरो ने। आदिकाल के कवि अमीर खुसरो की भाषा हिंदी वर्तमान के रूप सर्वाधिक निकट है। और मुल्ला दाऊद, निर्गुण धारा के, प्रेम मार्गी, इन्होंने सबके ही बता दिया किस किस के हैं। लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए ज़्यादातर अमीर खुसरो को, लेकिन आपको औरों के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी बन सकता है। मुल्ला दाऊद के बारे में इन्होंने जानकारी दी, तो इसको पढ़ लीजिए। ये नहीं मैं कह रही इसको याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। दिमाग में क्वेश्चंस जब आता है तो क्लिक कहीं ना कहीं कर जाता है। ठीक है, अब आते हैं चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, संदेह रस, जो पहले धर्मेंद्र रास ग्रंथ है, तथा मीर खुसरो की कृतियाँ संख्या 100 बताई गई है। इनकी कितनी कृतियाँ, मतलब इनकी जो रचनाएं हैं वो 100 बताई गई हैं, जिसमें प्रमुख खालिक बारी है, दो सुखने हैं, मुखरिया है और गजल आदि हैं। इसकी जानकारी कई बार मैं दे चुकी हूँ और यहाँ से प्रश्न 99 बनेगा। ठीक है, जो कहती हूँ कि 99 बनेगा उसको ध्यान से देखो। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस कौन सा है? ये भी 99 में लेके चलिए। तो सीधा सीधा आंसर आपको दिखाई दे रहा है, वीर और श्रृंगार रस। ध्यान रखिएगा, वीर और श्रृंगार रस दोनों इसमें हैं। पृथ्वीराज साहित्य की प्रमुख रचना है, इसमें कुल 68 छंद। ठीक है, छंदों को याद रखना, 68 छंद हैं और इसके जो सर्ग हैं वो कितने हैं? 69। कन्फ्यूज मत होना, दोनों चीज़ों में यहाँ पर छंद के बारे में बताया गया है और सर्ग जो है वो अलग है चीज़ है। चलिए, सर का मतलब होता है पाठ, अध्याय, जो भी होते हैं आप समझिए इसको। इस कृति के रचनाकार पता है आपको, और ये छपैये छंद का विशेषज्ञ माने जाते हैं। कौन? पृथ्वीराज चौहान, जो आपके चंद्रबरदाई हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है, वो छपैया छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं। और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के पुत्र जल्लड़ ने पूर्ण किया था, क्योंकि ये अधूरा रह गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनके पुत्र ने पूरा किया था। और ये शुक शुकी संवाद के द्वारा रचित है। और किसने कहा है ये शुक शुकी? ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। याद रखिए इसको, पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना गया है और वो हिंदी का महाकाव्य माना गया है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना गया है। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से नोट डाउन करिए और अच्छे से याद कीजिए, अलग अलग पॉइंट इसके बना लीजिए। चलिए, अगला देखते हैं प्रश्न। पद्मावत की
काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि में कौन सा विकल्प असंगत है। इस तरह के क्वेश्चंस हम पढ़ना भी छोड़ देते हैं और सुनना भी छोड़ते हैं और देखना भी छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ भी प्रश्न छिपे रहते हैं। प्रश्न किसी भी तरह का हो तो उनको देखिए कि हम इनको किस तरह से पढ़ सकते हैं, किस तरह से इनमें से और दूसरा प्रश्न निकल सकता है। तो इसमें है नक्षिक वर्णन, लोकमान्य, भावभूमि, प्रतीकात्मकता, बारहमासा, इतिहास, कल्पना का योग, मार्मिकता। ये तो है ही, बारहमासा आपको पता ही है ना, बारहमासा है इसमें काव्यगत विशेषता। तो आगे है नगर वर्णन भी है इसमें, सर्गों में विभाजन भी है, विरह वर्णन भी है। तो हमें इसमें से निकालना है कि असंगत कौन सा है। ठीक है, चलिए आंसर इसका चेक करते हैं। आगे आंसर यहाँ पर है, देख लीजिए। पद्मावत का जो है सी इसमें सही नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए सी, यानी कि जो विरह वर्णन है मानवीय से अर्थ था नारी विवशता, इसमें नारी व्यवस्था जो है असंगत है, बाकी इसके सारे सही हैं। चेक करते हैं यहाँ पर डिटेल इसकी। पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से नगर वर्णन, लोकोत्तर भावने, सर्गों में विभाजन असंगत है। पद्मावत जायसी का द्वारा लिखा है, पता है आपको, 57 खंड है, ये भी चीज़ याद रखना, खंड हैं, है ना, सर्ग नहीं है इसमें, खंड है। और जायसी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है, ये भी याद रखना है। पद्मावती का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। पद्मावत के प्रमुख पात्र भी याद रखना, प्रश्न बन सकता है कि रतन सेन जो है किसके पात्र हैं, तो आपको पता रहेगा। और ये भी याद रखना ये किस चीज़ के प्रतीक हैं। प्रतीक तो हमेशा ये आपको याद होने चाहिए। ये प्रश्न आपके ये नहीं कि फर्स्ट ईयर BA फर्स्ट ईयर में ही बनेंगे, ये क्वेश्चन आपके सेकंड ईयर में भी बनेंगे, थर्ड ईयर में बनेंगे, क्योंकि पद्मावत का जो है सेकंड ईयर में भी थोड़ा बहुत आपसे पूछा गया है और थर्ड ईयर में भी। चलिए देखते हैं आगे। सिंघल जो है हृदय का है, और पद्मावती सात्विक बुद्धि का है, और जो इसमें सुवा या हीरामन तोता है ये यहाँ पे, ठीक है, सुवा जो हीरामन तोता है, इसको गुरु का प्रतीक माना गया है। नागमती दुनिया का प्रतीक है, राघव चेतन शैतान का है, अलाउद्दीन माया का है। ये सब आपको प्रतीक भी याद रखने, ये सब पात्र हैं पद्मावत के, ठीक है। और इनके ग्रंथ आपको कई बार मैं बता चुकी हूँ, अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा, कहरनामा है, मसला नामा है, और कहनावत है। पूरी जानकारी अलग अलग पॉइंट से निकाल लीजिए, इसकी प्रश्न जरूर बनेगा यहाँ से आपका 99 में लेके चलिए। और ये लास्ट वीडियो, और ये वीडियो बहुत आपके लिए खास है, यहाँ पे क्वेश्चंस ज़्यादातर 99 के ही लिए जा रहे हैं। जायसी ने पद्मावत 12मासा पद्धति का उपयोग के लिए क्या, विरह वर्णन के लिए किया है उन्होंने 12मासा का, ठीक है। नक्षिक वर्णन के लिए नहीं किया, आध्यात्मिक साधना, मसनवी शैली, शौर्य चित्र, उन्होंने विरह वर्णन के लिए 12मासा पद्धति का उपयोग किया है। अलग अलग महीने से उन्होंने विरह को दर्शाया है। जहाँ से हमारा चैत्र मास से शुरू होता है, तो वहाँ से लेकर उन्होंने लास्ट तक के जब ख़त्म होते हैं फागुन तक, तो उन्होंने वहाँ तक सारे महीने के विरह वर्णन दिखाए कि किस तरह से जो है पद्मावत में नागमती किस तरह से विरह में तड़पती है, अलग अलग महीनों के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं। पद्मावती 12मासा पद्धति का उपयोग है विरह वर्णन के लिए क्या, जायसी पद्मावत में नागमती, पद्मावती रतन सेन की प्रेम कहानी का वर्णन है, और नागमती इसमें वियोग में रहती है। मूल 12मासा का मूलतः विरह प्रधान लोक संगीत है, यह पद्य गीत जिसमें 12 महीनों की प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन है, किसी विरह या विरह की मुँह से कराया गया हो। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध यानी कि पहले कल्पित है, यानी कि कल्पना से भरा हुआ है, उत्तरार्ध जो है ऐतिहासिक है, यानी कि जो आधी कहानी है वो कल्पना में लिखी गई, जो दूसरी आधे से आगे की कहानी है वह उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। इतिहास समझते हो, इतिहास से उठाई गई टॉपिक है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। वैसे आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, BA में आप आ चुके हैं, तो थोड़ा समझा तो मैं रही हूँ, लेकिन ये चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए। पद्मावत का नागमती वियोगखंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि, दोबारा ये चीज़ आई। यहाँ पर पॉइंट्स कौन कौन से आपके निकल सकते हैं, पूर्वार्ध वाला, उत्तरार्ध वाला निकल सकता है, और 12मासा का वर्णन है पद्मावत में, और ये आपको पता तो है ये लेखक कौन है, और इसमें अलग अलग इनकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। और पद्मावती रतन सेन की प्रेम कहानी पर आधारित है। पत्नी कौन थी, नागमती, ये प्रेमिका थी इनकी पद्मावती। चलिए आगे चलते हैं। इस काल के विचार से श्रृंगार काल कहे तो कह सकते हैं। रीतिकाल के कथन किसका है, बताना है। अब आपको पता, अब ये प्रश्न देखिए यहाँ पर घूम चुका है, श्रृंगार काल जो है किसने कहा है, लेकिन इसमें अपने विचार किसने प्रस्तुत किए हैं, रामचंद्र शुक्ल जी ने। चलिए देखते हैं।
प्रश्न क्या है, इससे इस काल के विचार से कोई श्रृंगार कहे तो वह कह सकता है। रीतिकाल के लिए कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो यहाँ पर देख लीजिए सबने क्या क्या नाम दिए हैं। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल कहा है, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है, जॉर्ज ग्रेसन ने रीतिकाल कहा है, विश्वनाथ ने श्रृंगार काल कहा है। लेकिन यहाँ पर शुक्ल जी ने अपना एक विचार दिया है कि इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो वह कह सकता है या वह हो सकता है, मतलब हो सकता है ऐसा। चलिए आगे चलते हैं। भ्रमर गीत में किन अलंकारों की प्रमुखता है? भ्रमर गीत आपका आ चुका है, सूरदास जी का है। प्रश्न 99 में जा रहे हैं। सारे ही प्रश्न बहुत अच्छे हैं और अच्छे से इनको याद कीजिए। तो प्रश्न बनेगा यहाँ पर आंसर सादृश्य मूलक अलंकार। भ्रमर गीत में जो अलंकार की प्रमुखता है वह सादृश्य मूलक अलंकार की है। भ्रमर गीत में सादृश्य मूलक अलंकार की प्रमुखता है। सूरदास द्वारा रचित सूरसागर में संकलित है। इनकी प्रमुख कृतियाँ सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, 3 रचनाएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बिहारी जी की कई बार बता चुकी हूँ, एक ही रचना है। भ्रमर गीत के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं? अभी तक तो आपने पढ़ा कि इनका जो प्रमुख था यहाँ पर कौन सा था, सादृश्य मूलक अलंकार है। लेकिन यहाँ पर ये भी अलंकार पाए गए हैं किसमें? कूट पद में। अलग अलग प्रश्नों को ध्यान से सुनिए कि जो प्रमुख है अलंकार वो तो सादृश्य अलंकार है, लेकिन जो इसके कूट पद है वहाँ पर श्लेष और यमक को दिखाया गया है या उनका यूज किया गया है कूट पदों में। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, अब ये इतने डिटेल में कूट पद क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये तो लेक्चर में आप समझते, जिनके मैंने लेक्चर लिए हैं तो वहाँ अगर आपने अच्छे से समझा तो आप जानते होंगे कूट पद क्या है सूरसागर के, भ्रमर गीत के। चलिए आगे देखते हैं। श्रृंगार रस का काव्य है भ्रमर गीत में। तो भ्रमर गीत में उपालंब समझते हैं, उल्हाना देना। वहाँ आपको दिखाया गया है कि जो गोपियाँ हैं जब उद्धव उनके पास आता है तो वे उपालंब करती हैं, यानी कि उल्हाना देती हैं। उपालंब का उल्हाना देखा ना आपने, पूरी जो पंक्तियाँ हैं उनको पढ़ा होगा। तो उपालम काव्य है। भ्रमर गीत में गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहरणी है। ऐसा सुंदर उपालम काव्य में और कहीं नहीं मिलता है। शिकायत करती हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शुंभ निशुंभ कुंभिश रण केशरणी क्रोध वारिश अरवृंद बोरे उक्त पंक्ति में शंभु निशुंभ कौन है? तो शुंभ निशुंभ सभी को पता है, ये क्या थे? 2 राक्षस थे। आपने अगर सप्तशती पढ़ी हो तो वहाँ से ये है। आगे प्रश्न है, विनय पत्रिका के तुलसीदास के भाव हैं। विनय पत्रिका का प्रश्न आपका बन सकता है, इसकी भाषा आपसे पूछी जा सकती है कल एग्जाम में, क्योंकि तुलसीदास जी ने किस में लिखा है? अवधी में ज़्यादा लिखा है, लेकिन उनकी 2-3 रचनाएं हैं जो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि किस भाव की भक्ति है? तो यहाँ पर उनकी दास्य भाव की, उनकी पूरी भक्ति ही दास्य भाव की है। और सूरदास जी की कैसी भक्ति है? सख्य भाव की है। और जो मीराबाई तो खैर आपके सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन इनका ध्यान रखिए, सूरदास जी सख्य भाव और तुलसीदास जी का दास्य भाव। चलिए आगे देखते हैं। विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की। विनय पत्रिका तुलसीदास रचित ग्रंथ है। यह ब्रज भाषा में रचित है। विनय पत्रिका के विनय के पद हैं। विनय पत्रिका एक नाम राम विनयवली भी है। इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ है। अब आप ये मत समझिए कि आपके सिलेबस में कवितावली है तो वहीं से प्रश्न बनेंगे, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है तुलसीदास जी से संबंधित। ठीक है, वैसे ज़्यादातर आपके जो पंक्ति दी गई है वहीं से बनेंगे। वो मैंने लास्ट वीडियो में कराई थी, आपको कविता वाले से संबंधित सारे प्रश्न करा चुकी हूँ। लेकिन थोड़ा सा सोचा और रचनाओं के बारे में भी बता दें जिससे प्रश्न बने तो आपको लगे नहीं कि मैडम ने इस प्रश्न की तैयारी नहीं कराई थी। अब इनकी सारी रचनाएं पढ़ लीजिए। ठीक है, इनकी सारी रचनाओं के नाम पढ़ लीजिए, कहीं से कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। रामचरितमानस के कांड के कितने कांड हैं लास्ट वीडियो में करा चुकी हूँ और कांडों के नाम भी करा चुकी हूँ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपमा अलंकार किस पंक्ति में है? तो उपमा आपके सिलेबस में है, बताना है। तो हंसने लगे सब अरे अहा पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। सा आ रहा है ना, तो सा का मतलब क्या है? उपमा अलंकार। आँख बंद करके लगा दीजिए। ठीक है, अगर जहाँ पर सा मतलब उसके जैसा सा, तो वहाँ पर क्या होगा? उपमा अलंकार। उपमा दी जा रही है ना। चलिए समझ लीजिए क्या होता है। हंसने लगे सब अरिहा पूर्णेंदु सा मुख खिल गया, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। क्यों है? उपमा का शाब्दिक अर्थ सादृश्य, समानता या तुलना होती है। जहाँ उपमेय रूपान में गुण रूप या चमत्कृत सौंदर्य मूलक सादृश्य का प्रतिपादन किया जाए वहाँ उपमा अलंकार हो जाता है। तट तमाल तरुवर बहुछाए, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। क्यों है? त
त की आवर्ती बार बार हो रही है। मानहु मदन दुदम्बी दीनी इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानहु, मानहु, जानहु इस तरह के शब्द आते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। शब्दों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। मेरे भी शब्दों पे ध्यान दीजिए। जब मैं कोई चीज़ बताती हूँ शब्दों को ध्यान से सुना करो कि मैडम क्या समझा रही हैं। जब तक तुम मेरी तरफ ध्यान नहीं दोगे, मेरे शब्दों पे ध्यान नहीं दोगे, तो कितने ही MCQ कर लो आप समझ में नहीं आएंगे। सब जो समझो मैं क्या समझा रही हूँ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। असुवन जल सींची, सींची प्रेम बेली हो बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। मैं आपको सीधे सीधे आंसर दिखा रही हूँ। क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि आप आंसर ना समझे, आंसर ही देखें ना, सिर्फ समझे भी उन चीज़ों को। 49 का आपका सी है। यहाँ पर रूपक अलंकार है, आपके सिलेबस में है। अब रूपक की क्या जान पहचान है, ये मैंने रूपक की कई बार आपको बता दी है कि रूपक की क्या पहचान होती है। चलिए देखते हैं प्रश्न का यहाँ पर डिटेल। असुवन जल सींची, सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद भल फल होई। पंक्ति में रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसके 3 भेद होते हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। 99 में लेकर चलिए इस वाले को, ठीक है। इसके भेद भी अच्छे से देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए अथवा निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए वहाँ कौन सा अलंकार है? तो वहाँ पर ब्याज स्तुति अलंकार है। आपके सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इसको पोस्ट करके पढ़ लेना सिर्फ, क्योंकि प्रश्न मैंने कहा ना वैसे तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनेंगे, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस भी कभी कभी आ जाता है। जैसे कि आज आपका आउट ऑफ सिलेबस था ये पहला प्रश्न ही निबंध वाला, लेकिन निबंध आपके सिलेबस में था। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि वो पाश्चात्य के बारे में नहीं पूछेंगे। हिंदी निबंध के तो जो है प्रवर्तक भारतेंदु जी माने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पूछा गया था सिर्फ निबंध के कौन है प्रवर्तक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न आपको कल सॉल्व कराएंगे, ठीक है। चलिए बने रहना वीडियो में। कल अच्छे से आपके दोनों ही पेपर में सॉल्व कराऊंगी, तो फिर देखना आपके कितने रिजल्ट आने से पहले ही आपको अपना रिजल्ट पता चल जाएगा हिंदी का क्या रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस अलंकार में वाच्यार्थ गौण और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है? तो ये होता है अनयोक्ति में। किस अलंकार में? चलिए इसको आप पढ़ लेना, अगर प्रश्न बनता है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न से विभावना अलंकार किस पंक्ति में है? तो यहाँ पर बताना है कि इन चारों पंक्ति में से विभावना अलंकार कहाँ है। चलिए डिटेल इसकी चेक कर लेते हैं। इसमें जो बी है आपका, वहाँ पर विभावना अलंकार है। पंक्ति देख लेते हैं। मुनि तापन जिनमें दुख लही ते नरेश बिनु पावक दही। मुनि तापस जिनमें दुख लही ते नरेश बिनु पावक दही। विभावना कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, तो इसको आप पढ़ लीजिए। बहुत बार इसको समझा चुकी हूँ मैं विभावना को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है। कंकन किंकन नूपर धुर सुनी कहत लशन सन राम हृदय गुनी। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम बताना है। तो इसको 99 में लेके चलिए आप, ठीक है। चौपाई है जहाँ पर थोड़ा मेल सा खा जाता है, वहाँ पर अगर आपको मात्राओं का भी ज्ञान नहीं है तो थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पर जो है कितना मैच हो रहा है। सुनी, गुनी, धुनी, जहाँ पर लास्ट का शब्द थोड़ा मिलता जुलता हो तो वहाँ पर आप चौपाई लगा सकते हो। हमेशा नहीं, लेकिन कुछ हद तक। चलिए यहाँ पर डिटेल है इसकी, आप चेक कर लीजिए। इस पंक्ति में चौपाई छंद है, यह सममात्रिक छंद है, नोट करिए पॉइंट। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, नोट करिए, 2 पॉइंट हो गए हैं। पदांत में दोनों वर्ण गुरु होते हैं, पदांत में, ठीक है, दोनों वर्ण गुरु होते हैं। तुलसीदास के कुछ पदों में दोनों वर्ण लघु ही मिलते हैं। रोला सममात्रिक छंद है, नोट करिए इसको। इस छंद में 24 मात्राएं होती हैं, नोट करिए इसको भी। 11 और 13 मात्राओं पे विराम देकर बनता है, इसको आप चाहे ना करें, लेकिन इतना सममात्रिक छंद है, 24 मात्राएं होती है, जरूर करें। इसे काव्य छंद भी कहते हैं, किसको? रोला को। चरणार्थ में गुरु वर्ण के रखने से गति इसकी अच्छी रहती है, तभी कोई निश्चित नियम नहीं है, इसको आप चाहे ना करें, लेकिन इतना जहाँ मैं कह रही हूँ कि इसको जरूर कर लीजिए। अब है आगे प्रबंध काव्य में प्राय छंद प्रयुक्त है। दोहा अर्धसम। दोहा क्या है? अर्धसम मात्रिक छंद है, नोट करिए पॉइंट। इसमें 24 मात्राएं, नोट करिए।
इसमें प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं तथा द्वितीय चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसको अच्छे से नोट कर लिए सारे पॉइंट को। सोरठा संबंध सौराष्ट्र प्रांत से, ये भी नोट करिए। यह दोहा विपरीत छंद है। किसका? दोहे का। दोहे का विपरीत छंद है सोरठा, इतना भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, इससे पहले क्या है 13 13 फिर 11 11, लेकिन इसमें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 11 11 होंगे, यहाँ पर 13 13, इसलिए यह इसका उल्टा है। यहाँ पर इसने बता भी दिया है। बहुत अच्छे से इसकी जानकारी नोट डाउन जरूर कर लें इस वाले की। ठीक है, कहाँ गया ये रहा आगे, नहीं भाई पीछे चला गया, हाँ ये रहा। इसको जरूर नोट डाउन करें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यालुकटी अरु कामरिया पर राजतिहुपुर को तजी डारो, आठों सिद्ध नवो निधि को सुखनंद की गायें चराए बिसारो। तो सवैयाँ हैं। अब आप सोचोगे कि मैडम ने अभी कहा था कि डारो सब बिसारो, तो यहाँ पर सवैयाँ छंद है। मात्राएं तो आपको काउंट करनी ही पड़ेंगी, बिना मात्राएं काउंट करे आप छंद को नहीं लगा सकते। पंक्तियाँ आप कहाँ तक रटोगे, है ना। तो थोड़ा आपको आना चाहिए मात्राओं का ज्ञान। अलंकार में आपको शब्दों का जो हेर फेर होता है, अब उनके नाम कैसे रखे गए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, तो वहाँ पर ही आपका अर्थ छिपा होता है, शब्द छिपे होते हैं। शब्दों से ही पता चल जाता है कौन सा अलंकार है। अभी मैंने बताया था मानो, जानो, सा, इस तरह के शब्दों से पता चल जाता है कि कौन सा अलंकार है। ठीक है, अब आते हैं इसके आंसर पे। डी सवैया है यहाँ पर। चलिए देखते हैं। यलकटी अरु कमरिया तजी डारो, आठों सुखनंद की गाय चराए बिसारो, इस पंक्ति में सवैया छंद है। इस छंद को जातवर्त भी कहते हैं। जो नोट डाउन करें, ये पॉइंट आ सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर और भी डिटेल है, इसको पढ़ लीजिए, पोस्ट कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न है 31 या इससे अधिक वर्णों के चरण वाला छंद कहलाता है। क्या कहलाता है? कवित्त। चलिए देखते हैं इसकी डिटेल। यहाँ पर डिटेल दी गई है, इसको जूम कर लीजिए और इसको आप पोस्ट करके या फिर इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिए। पढ़ना आपका बहुत ज़रूरी है, याद ना करें लेकिन पढ़ लीजिए एक बार। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा याद करते हैं, उसको भूल जाते हैं, लेकिन हमारा पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं दिमाग में क्लिक करता है, ये चीज़ हमने पढ़ी है, तो आंसर एकदम से आपका सही जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, 99 में मान के चले इसको। इन तन का दीवा करो, बाती मेलो जियो, लीनी सींचो तेल जियो, तब मुख देवो पीव। प्रस्तुत उदाहरण किस छंद का है? तो यह दोहे का है। दोहे को तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इन तन का दियो करो, यह उदाहरण दोहा छंद का है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी आपका, इसको तो 100 में मान के चलो, ये आ सकता है। चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों ना सनई गंभीर को घटी ये वर्षना, ये लास्ट ईयर भी आया था आपका, इस बार भी रिपीट हो सकता है। आज मैंने देखा 3-4 क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर से रिपीट हुए थे पेपर में। एक क्वेश्चन तो आपका वही भाषा वाला रिपीट हुआ था, क्षेत्र के हिसाब से किस भाषा को हम मान्यता दे सकते हैं राष्ट्रभाषा के रूप में, तो लास्ट ईयर भी आया था आपका क्वेश्चन, इस बार भी आया है। चलिए ये वाला लास्ट ईयर था आपके एग्ज़ाम में और इस बार भी ये बन सकता है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है ना। चलिए देखते हैं इसका उदाहरण। ए है शाब्दी व्यंजना है, यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको चेक कर लीजिए। अगला प्रश्न, कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छंद हृदय कंपन कविता का स्वभाव ही, छंद में लयमान होता है। उक्त कथन किसका है? तो यह सुमित्रा नंदन पंत का है और ये भी आप 99 में लेके चलिए प्रश्न को। सिलेबस में नहीं है लेकिन छंद से संबंधित इन्होंने कहा है तो प्रश्न बन सकता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट में जाता भी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ डिटेल है छंद के बारे में और जिन्होंने कहा है वो भी आप पढ़ लेना। ये तो आपकी पंथ की हो गई। डॉक्टर नगेंद्र जी ने क्या कहा है, महादेवी वर्मा ने क्या कहा है, इनको भी आप पढ़ लेना, इसको तो ज़रूरी याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं। ये पूरा चार्ट मैंने आपको दिया था, उसमें से पढ़िए कौन से, किसने प्रमाणिक माना है, किसने अप्रमाणिक माना है, किसने अर्ध प्रमाणिक माना है, सबके नाम आपको याद होने चाहिए। लेकिन यहाँ प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ये रही आपकी पूरी डिटेल, ये पूरा चार्ट अच्छे से याद कर लीजिए। किसने प्रमाणिक, किसने अप्रमाणिक, किसने अर्ध प्रमाणिक, किसी के बारे में भी पूछ सकते हैं आपसे। ये याद होगा तो कुछ भी पूछें आप आंसर आसानी से दे सकते हो। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका आंसर डी है। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने क्या माना है? प्रमाणिक। देखिए इनका प्रमाणिक में नाम है ना। तो चलिए आगे चलते हैं आपके प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मनहु कला
आ गया ना, मनहु कला शशि भान काल सोलह स्वप्नीय। इस पंक्ति में रस है, रस पर आ चुके हैं हम, इसमें रस है श्रृंगार। पढ़िए इनको अच्छे से, यहाँ पर स्थाई भाव दिए गए हैं सबके। तो इसमें जो है श्रृंगार रस है, काव्य को पढ़ने सुनने में आनंद की प्राप्ति होती है, वह क्या है, रस कहलाता है। काव्य में आने वाला आनंद रस लौकिक ना होकर अलौकिक होता है। रस काव्य की आत्मा है, रस नो है। कितनी चीज़ों का पता चल गया, परिभाषा का पता चल गया है। और रस लौकिक ना होकर अलौकिक होता है ये पता चला है, ये प्रश्न भी बनता है कभी कभी। और रस क्या है, काव्य की आत्मा है, ये पता चला। यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है आपका। और रस कितने हैं ये तो पता हो गई आपको कि 9 है। अब 9 जो रस हैं उनके स्थायी भाव हैं, तो इनके स्थायी भाव भी प्रश्न में बहुत पूछे जाते हैं। प्रश्न बन सकता है कि रोध रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध है। ऐसे आपका प्रश्न उल्टा भी घूम सकता है कि जो उत्साह है उस वह रस कौन सा जाएगा, तो वीर रस जाएगा। तो उल्टे भी घूम सकते हैं, इधर से इधर भी पूछ सकते हैं, इधर से इधर भी पूछ सकते हैं। तो अच्छे से इसको लर्न कीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में कितने समय हैं, कितने समय हैं, 69 अभी बताया था। छंद कितने हैं, बिल्कुल अभी अभी पीछे समझा कर आई हूँ, कितने हैं छंद, 68। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, छंद 68 है और सर्ग कितने हैं, समय कितने हैं, 69। और यहाँ पर सर्ग नहीं समय है। किसी में सर्ग होते हैं, किसी में खंड होते हैं, किसी में समय होता है, लेकिन पृथ्वीराज रासों में समय है। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर 69 समय है। और चंद्रबरदाई का पता ही है आपको, प्रथम हिंदी का प्रथम महाकाव्य अभी भी मैंने बताया था। और मैंने बताया था हरजादी प्रसाद शुक्ल के नाम से बताया है। डॉक्टर बुल्लर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जैनकर्त पृथ्वीराज विजय के आधार पर, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि हाँ ये चीज़ नोट हो सकती है इसकी, इसमें डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज रासों को अप्रमाणिक घोषित किया था, किसके आधार पर, हाँ ये चीज़ नोट डाउन करने लायक है भाई। पृथ्वीराज रासों को चंद्र, ये आपको बता ही दिया है। तो ये डॉक्टर बुलर ने सर्वप्रथम अप्रमाणिक घोषित किया था, ये प्रश्न बन सकता है कि सर्वप्रथम किसने घोषित किया, तो डॉक्टर बुलर ने किया अप्रमाणिक, ठीक है। तो समय, सर्ग और छंद, समय याद रखिएगा जरूर, सुखी जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कबीर को वाणी का डिक्टेटर बताया है मैंने, कई बार बता चुकी हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेकिन इससे अधिक भी जानकारी है यहाँ पर, ये भी बताया है कि पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, सदुकड़ी भाषा किसने कहा है, रचनाएं किसने की हैं, शिष्य कौन है, किस नाम से इन्होंने संकलन किया है, सब कुछ बताया है। बहुत अच्छे से पढ़ लेना कबीर के सारे प्रश्न। अब आते हैं, कबीर का हठयोग किस साहित्य से प्रभावित है, तो ये सिद्धवैन नाथ साहित्य से प्रभावित है। ये भी आदिकाल में थे लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन कबीर किससे प्रभावित है ये प्रश्न आपका बन सकता है, यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको पढ़ लीजिएगा आप। चलिए अगला प्रश्न है, अब आगे आते हैं। बिरही भूंगन तन बसे मंत्र ना, एक मिनट, मंत्र ना लागे कोई, राम वियोग ना जीवे, जीवे न तो बोरा हुई। तो यहाँ पर कबीर की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर नोट डाउन करें। एक तो कबीरदास जी आपके सिलेबस में है ही, सोने पे सुहागा हो रहा है इस प्रश्न में, समझ रहे हो, और पूछा भी गई है अलंकार से संबंधित, तो कुछ भी आपका प्रश्न बन सकता है। यहाँ से ये प्रश्न मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। भ्रमर गीत का प्रतिपाद्य है, कई बार ये प्रश्न बता चुकी हूँ कि सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण का खंडन है। भ्रमर गीत में निर्गुण का खंडन है, क्यों है, क्योंकि जब उद्धव जी समझाने के लिए आते हैं कि आप निर्गुण जो ब्रह्म है उनको पूजो, गोपियों को बोलते हैं, तो गोपियाँ उनकी बात का खंडन करती हैं, तो इसलिए इसका प्रतिपाद्य यही है। चलिए यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर सारी डिटेल है, इसको अच्छे से पढ़िए, यहाँ पर प्रश्न बनेंगे, ठीक है। ये तो हमारा एमसीक्यू हो गया, लेकिन यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे, देखते हैं कौन कौन से बन सकते हैं। ये तो आपको पता ही है, ये भी बताया आपको। काव्य परंपरा ये भी बताया है, भ्रमर गीत का सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत के दसम का मतलब जो 10वां नंबर है, उस स्कंद के 47वें अध्याय और 12 से 21 श्लोकों से मिलता है। ये यहाँ से लेकर नोट डाउन जरूर कर लें। और सूरदास की रचनाएं तो कई बार मैं बता ही चुकी हूँ। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर एक सार तत्व है, यह कथन किसका है, तो इसमें देखना है। चलिए डिटेल पहले देख लेते हैं इसकी। यहाँ पर सार तत्व सी,
तो भ्रमर सूरसागर के भीतर का जो सार तत्व है यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। वैसे ज़्यादातर जो कथन पूछे जाते हैं रामचंद्र शुक्ल जी से ही पूछे जाते हैं। एक आधी हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाता है, फिर उससे अदर बहुत रेयर ही आपका आता है, लेकिन ये तो दोनों ही कथन तो अधिकतर पूछे जाते हैं। अगला फिर यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है कथन। और जो रामचंद्र शुक्ल जी का मैंने बताया ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो 99 में इसको मान के चलिए। सुफलक सुत का अर्थ है, तो इसमें अक्रूर, जानते हैं अक्रूर का क्या अर्थ है, अक्रूर का मतलब आके देखते हैं इसमें क्या है। सुफलक सुत का अर्थ है अक्रूर। अक्रूर के पिता का नाम श्वाफलिक थे, जिसके कारण अक्रूर का सुफलक सुत कहा गया है। अक्रूर के अन्य नाम है श्वाफलिक, फल्की और गांधनी नंदन। प्रश्न कुछ अजीब सा है लेकिन आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये आपके कबीरदास वाले लेसन में से है ये प्रश्न आपके। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। काहे को गोपीनाथ कहावत, इस पंक्ति में व्यक्त भाव है, तो ये उपालंब है। और ये कहाँ से है, आपके जो सूरदास वाला आपका यूनिट है उसमें से ये बनाएगा क्वेश्चन आपका। और ये पंक्ति भी 99 में आपको इसको लेके चले, इसको आप पढ़ना चाहे पढ़ ले वरना छोड़ दीजिए इस वाले प्रश्न को। तो चलिए आगे चलते हैं। ये वाला जरूर कर लीजिए, इसको 99 में लेके चलिए इस वाली पंक्ति को भी, तो आपको मैंने समझा दिया, भ्रमर गीत का है आपका। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको कवियों की जो है अंकित पंक्ति है उसमें युगम जो असंगत है उसके बारे में बताना है। तो जो ये पंक्ति है ये सूरदास जी की नहीं है, बाकी सारी मैच है, इनको पंक्तियों को पढ़ लीजिए। आषाढ़ चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, ये आषाढ़ चढ़ा, ये वहाँ से मैंने अभी बताया था ना कि उन्होंने जो है 12 मासा का वर्णन किया है, तो आषाढ़ का वर्णन यहाँ पर है। कबीर की यहाँ पर ये पंक्ति है, ये बिहारी जी की है, और ये दोनों चारों ही आपके सिलेबस में है, तो इन पंक्तियों को अच्छे से याद कर लीजिए और 99 में इनको लेके चलिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पियो वियोग अस बाहुर जियो पंक्ति में बाहुर शब्द का अर्थ है, ये वाली पंक्ति भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें किससे संबंधित है, यह पगली से संबंधित है। और ये कहाँ से है, कैस करके बताइए कहाँ से है ये पंक्ति। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। जो पे चेराई राम की कर तो ना लजातो पंक्ति में चेराई शब्द का क्या अर्थ है, इसका अर्थ हो जाएगा आपका, चलिए डिटेल चेक करते हैं। पहले इसकी डिटेल है यहाँ पर, कहाँ गया प्रश्न, ये रहा प्रश्न, यहाँ पर कौन सा आ गया 104। डिटेल यहाँ पर नहीं दी गई है, चलिए हम आपको समझा देते हैं इसकी डिटेल क्या है। तो इसका अर्थ हो जाएगा सेवा, लगा लीजिए इसका आंसर सेवा हो जाएगा। जो पे चेराई राम की कर तो ना लजातो पंक्ति में चेराई शब्द का अर्थ है सेवा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यंत्र नहीं है, यह कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, जरूर नोट डाउन करें इसको भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, तो इसमें जो है चित्रावली उनकी नहीं है, देख लीजिए चित्रावली किसकी है, यह उस्मान की है, यह आदिकाल के हैं और ये उस्मान की रचना है। और जो है बाकी बरवे रामायण, दोहावली, वैराग्य संदीपनी सब उनकी रचनाएं हैं, और इनके पीछे सारी रचनाओं के नाम भी मैंने आपको बताई हैं। अब आते हैं, रीति सिद्ध काव्य धारा का कवि है, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, ये आपको बता रखे हैं। तो रीति सिद्ध तो एक ही प्रमुख है, ये आपको कई बार बताया जा चुका है कि रीति सिद्ध कवि कौन से हैं। इसका आंसर बिल्कुल आपके दिमाग में मेरे कहते ही क्लिक कर जाना चाहिए था, तो इसका आंसर आप अपने आप से सोचिए क्या होगा। चलिए डिटेल भी मैंने इसकी नहीं दी, इसका आंसर खुद से आप लगाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निकी दई अनाकनी अनाकनी फीकी परी गुहारी तजियो मनो तारन विरुद्ध बारक बारनो तारी, बिहारी के इस दोहे में से व्यक्त भाव है, क्या है व्यक्त भाव, भक्ति का भाव है। और इनकी मैंने आपको बताया भी थी कल, बहुत सारी जानकारी दी थी बिहारी की लास्ट वीडियो में। तो बिहारी के दो में भक्ति भाव, बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। देखिए अभी पीछे प्रश्न बना था ना, लगा लीजिए आंसर। अगला प्रश्न है, तो पर बारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी समान, प्रस्तुत दोहे में अलंकार है, यमक अलंकार है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर यमक के बारे में इन्होंने डिटेल से समझाया है। यमक अलंकार है, यमक अलंकार किस काव्य में
जिस काव्य में समान शब्द के अलग अलग अर्थ हो, वहाँ पर आवर्ती हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी, अब कनक कनक के अलग अलग अर्थ होते हैं। अब यहाँ पर कौन सा शब्द रिपीट हुआ है देख लीजिए। तो पर बारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान समान उर्वशी, उर्वशी यहाँ पर उर्वशी उर्वशी आया है। तो दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। जैसे कनक कनक आता है ना अलग अलग, ऐसे ही यहाँ पर तो यमक अलंकार है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है अगुनहि सगुनहि नहीं कुछ भेदा। बहुत अच्छा प्रश्न है, 99 में इसको मान के चले। तुलसीदास जी का है और यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको चेक कर लीजिए आप। अगला प्रश्न है आपका बर्वे रामायण के, ये प्रश्न का आंसर यहाँ से आप देख सकते हो और डिटेल यहाँ पर दी गई है, इसको भी पढ़ लीजिए ध्यान से। अगला प्रश्न है बर्वे रामायण के नामकरण का आधार है, ये किसकी है? बर्वे रामायण मैंने जस्ट अभी अभी आपको बताई थी किसकी रचना है। अब इसका आधार देखना क्या है, इसका आधार है बर्वे छंद। बर्वे रामायण से ही आपको पता चल जाएगा बर्वे छंद। अगला प्रश्न है तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले हैं। पहले ही प्रश्न बना था, प्रश्न दूसरे तरीके से आपके सामने आ चुका है। बिल्कुल सही आंसर आप लगाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर डिटेल है, चेक कर लीजिए। औरों ने क्या कहा है तुलसीदास जी को, सब ने यहाँ पर दिया है, सबके नाम दिए गए हैं। नाभादास ने कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। स्मृति ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। ये प्रश्न लास्ट ईयर आपके एग्जाम में बना था। रामविलास शर्मा ने जातीय कवि कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। लोकनायक किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा है, लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है बुद्ध देव के बाद, है ना। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस इनकर कहा है, लिखा भी है, जीवनी लिखी है इनकी। तो इस प्रकार से ये सब इनसे जुड़े हुए हैं और ये सभी आपको पता होने चाहिए। प्रश्न यहाँ से बनेगा, 100% बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है रामलला नौछो किसकी रचना शैली है, कौन सी शैली में है? तो ये अवधि लोकगीतों की शैली में है। रचना आपको पता ही है, तुलसीदास जी की है ये। अगला प्रश्न देख लीजिए। सुर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्वैद्यपूर्ण अंश कौन सा है? भ्रमर गीत, जिसके बारे में कई बार आपको समझा चुके हैं और ये प्रश्न ऐसे एज ए इट भी आपका आ सकता है एग्जाम में। चलिए यहाँ पर डिटेल है, चेक कर सकते हैं इसको। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दशम स्कंद वगैरह मैं सब आपको कई बार बता चुकी हूँ। अगला प्रश्न है आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? अमीर खुसरो। याद रखिएगा, प्रश्न ये भी 99 में जा सकता है। यहाँ पर पूरी डिटेल है, बस आपको किसके बारे में? अमीर खुसरो को याद रखना है। आपके सिलेबस में ज्योतिषो ठाकुर नहीं है, इनके बारे में ना पढ़ें, लेकिन हाँ इनको जरूर याद रखें, अमीर खुसरो को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? कई बार बता चुके हैं कि धर्मदास को मिली थी। अब बहुत अच्छी जानकारी इस वाले प्रश्न में आपको दूंगी। चलिए देखते हैं क्या दूंगी जानकारी, देख लीजिए। गद्दी आपको पता है धर्मदास जी को मिली, आपको पता है कि बीजक से इन्होंने इनकी रचनाओं का संकलन किया, लेकिन आपको ये नहीं पता था, ये तो पता है रचना। यहाँ पर देखिए इनके अर्थ पता चल गए। साखी का क्या अर्थ है? शबद का तो मैंने कल लास्ट वीडियो में बताया भी था आपको। रामायणी का क्या अर्थ है? साक्षी का भी बताया था वहाँ पर, साखी का। अब ये कौन से छंद में? दोहा छंद में। ये गेपद छंद में, चौपाई और दोहा छंद में। भाषा कौन सी है इसमें? राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली। इसमें ब्रजभाषा और पूर्वी बोली, इसमें ब्रजभाषा और पूर्वी बोली। अब आपको पता ही है कि कबीरदास जी की जो है पंचमेल खिचड़ी कई सारी भाषाएं हैं, राजस्थानी भी है, पंजाबी है, खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, तो ये भाषाएं हैं, ठीक है। लेकिन हमें इन्हें साखी की कौन सी है, शबद की कौन सी है, रामायणी की कौन सी है, ये हमें याद रखना। अब इसका शॉर्टकट आपको समझाती हूँ। देखो आप इतना शबद में और रामायणी की ब्रज भी है, दोनों में है, पूर्वी इसमें भी है, इसमें भी है, तो दोनों का एक समान हो गया। यहाँ पर थोड़ा अलग हो गया, साखी में राजस्थानी आ गई, पंजाबी और खड़ी बोली। इसको अकेला याद कर लो, इन दोनों को एक साथ याद कर लो, शॉर्टकट हो गया ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है संत रजब द्वारा, इसको छोड़ दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भक्ति काल में किस कवि का ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर अधिकार था? ये प्रश्न अच्छा है आपका। मैंने आपको बताया था ना कि इनकी ज़्यादातर जो रचनाएं अवधी में, लेकिन ब्रज में भी इन्होंने लिखा है, तो लेकिन यहाँ प्रश्न बन गया कि दोनों पर इनका अधिकार था। तो तुलसीदास जी का बिल्कुल मैं समझा चुकी हूँ। ब्रज भाषा की रचनाएं ये रही और अवधी भाषा की रचनाएं ये रही। यहाँ से प्रश्न 99 बनेगा जरूर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तुलसीकृत कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? मैं आपको बता चुकी हूँ, एक तो आपकी विनय पत्रिका है और गीतावली भी ब्रजभाषा में है।
और यहाँ सारी आपको पता चल चुकी हैं, तो इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। कर्म जो पुनि ज्ञान उपासन सभी भ्रम भरमायो, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं। सोच लीजिए इनमें चारों में से कौन सा आंसर आप लगा रहे हैं। आंसर यहाँ पर देख लीजिए, सूरदास जी हैं। पंक्ति को 99 में लेके जाइए। अब प्रसिद्ध पंक्ति भी ले आए हैं आपकी, तो परमानंद तो छोड़ दीजिए, लेकिन कबीर और तुलसीदास जी की प्रमुख पंक्ति देख लीजिए कौन कौन सी हैं। और सूरदास जी की आपको यहाँ पर पता चल गई है। तीनों की एक एक पंक्ति भी आपके पास पहुँच गई। पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट डाउन करें। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, उनकी विरह ताप की अंत्योक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। शुक्ल जी ने यह कथन किस कवि के विषय में कहा है? तो सोचिए जल्दी से इसका आंसर आप क्या सोचेंगे। 91 का आंसर, मुझे लगता है इसका आंसर सभी का सही जाना चाहिए। अगर नहीं सही जा रहा है तो इसका मतलब आप ध्यान से आंसर को सुनते नहीं हैं और इसमें इसका आंसर छुपा हुआ है बिल्कुल। चलिए डिटेल चेक करते हैं। इसके पहले क्या है, यहाँ पर देख लीजिए। बी किसका है? विरह किसका है? बिहारी का। ठीक है, यहाँ पर बिहारी के बारे में बताया गया। उनकी विरह की अंत्योक्ति में दूर की सूझ थी और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उनके बारे में कहा है। और रीतिबद्ध कवि बिहारी लाल के विषय में है। रीतिबद्ध जॉर्ज ग्रेसन के अनुसार यूरोप में बिहारी सत्स्य के समक्ष कोई रचना, यहाँ पर रीतिबद्ध इन्होंने गलत दे दिया है, ये रीति सिद्ध कवि है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द की शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? पता है सबको 3 प्रकार की है, लेकिन शायद पूरी जानकारी नहीं थी शक्तियों के बारे में, तो समझा देती हूँ। क्या अभिधा होता है, क्या लक्षणा होती है, क्या व्यंजना होती है और इनमें पंक्तियाँ कैसे बनती हैं, सारा समझा देती हूँ, अच्छे से समझ लीजिए। अभिधा क्या है? साक्षात सांकेतिक अर्थ, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को अभिधा शक्ति कहते हैं। जब आपके सामने कोई चीज़ बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में है और उसको आप संकेत रूप में समझा रहे हो, कह रहे हो, वाच्यार्थ कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या है? अभिधा शक्ति है। अब लक्षणा शक्ति क्या है? उसे मुख्यार्थ का बोध होने पर भी रूढ़ि का प्रयोग के कारण उसको मुख्यार्थ अन्य अर्थ की प्रतीति में उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जब आपके सामने पता है चीज़ है, लेकिन तब भी आप किसी का सहारा ले रहे हो, किसी अन्य चीज़ का, तो वहाँ पर लक्षणा है। और व्यंजना क्या है? जब किसी शब्द शक्ति से अभिप्रेरित अर्थ का बोध न तो मुख्यार्थ से होता है, ना तो इससे है, ना इससे है, वो अलग ही संदर्भ में आपके अनुसार अलग अलग अर्थ से प्रकट हो, उसके व्यंग्यार्थ से प्रकट होता है, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है इसके बारे में, शक्ति के बारे में है। उदाहरण मैंने लास्ट वीडियो में बहुत कराए हैं, उनको देखिए। यहाँ पर परिभाषा मैंने, जब आप उदाहरण देखो, इसको शब्द शक्ति को आप उदाहरण के बिना नहीं समझ सकते हो। जो लास्ट वीडियो में उदाहरण कराए हैं उनको देखिए, थोड़ा कष्ट कीजिए और फिर परिभाषा से मैच कीजिए। अर्थ मैंने आपको समझा दिया कि ये चीज़ होती है। तो वीडियो ख़त्म हो चुकी है, 42 मिनट की बन चुकी है और मुझे लगता है सारे ही प्रश्न जितने भी इस वीडियो में कराए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। ज़रूर कर लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। और कल का पेपर भी जैसे आज का अटैम्प्ट किया है सभी स्टूडेंट ने, कल का पेपर भी बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कीजिए। मेरी जो है बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं और जो है हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। 3 साल आपको हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही जुड़े रहना है। फर्स्ट ईयर आपका अच्छे से हिंदी में कंप्लीट हो जाए। तो मेरी दुआएं आपके साथ और मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ। और बेल आइकन हिट करके जाएं और जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाएं सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की तैयारी के लिए। चलिए करिए, लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर ठोक देना और जो है शेयर ज़रूर कर देना। आपके जैसे बहुत स्टूडेंट हैं जो STU से BA फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, तो उन तक ये अच्छा कंटेंट पहुँच सके उनके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए।